नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2. अरे लवकर आ, फास्ट फास्ट फास्ट. Okay, next property number 2. Property 2 says that ये दो रो दो कॉलम एक्सचेंज किए तो साइन चेंज होता है. अभी इसी डिटर्मिनेंट में हमने अगर C1 इंटरचेंज C2 ऐसे किया तो पहला कॉलम था 1 3, उसको दूसरे कॉलम में लिख लिया, और दूसरा कॉलम 2 4, उसको पहले कॉलम के जगह लिख लिया. तो ये आएगा, इसका वैल्यू 2 3 जा 6 माइनस 4 1 जा 4, 6 माइनस 4, आंसर इज +2. देखो पहले आंसर -2 आया था, अभी साइन चेंज हो गया. तो इस तरीके से आपने अगर दो कॉलम या फिर दो रो इंटरचेंज किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन चेंज होता है, ये याद रखना है. ठीक है, ये था सेकंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 3. दिस प्रॉपर्टी सेज दैट कि अगर आपने कोई दो रो, आपके डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज सीईटी में हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं. मतलब इसमें क्या बोला गया कि समझो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3. इसमें आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है, तो इसका वैल्यू जो है 0 आएगा. वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, याद रखो सीधा. कोई भी दो कॉलम अगर सेम है 1 2 3 1 2 3 तो आंसर 0 आएगा. या फिर कभी कभी डिटर्मिनेंट का कोई तो दो रो सेम आते हैं, पहले दो रो सेम है, ये R1 और R2, तो हम बोलेंगे इसका भी वैल्यू आएगा 0. आप कैलकुलेट करके देखो, ये आप खुद करके देख सकते हैं कि आंसर हमेशा 0 आएगा. कोई दो रो, मतलब यहाँ पे R1 R2 सेम है, या फिर C1 C3 आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल मतलब सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. चौथा प्रॉपर्टी चौथा प्रॉपर्टी जो है, ये हम अभी 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टी को इसलिए बहुत अच्छे से समझना है. चौथे प्रॉपर्टी में हमें क्या बोला गया कि समझो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2/2 डिटर्मिनेंट लेता हूँ एक, और उसमें एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 4. सीधा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ. इसमें R1 R2 दो रो है और C1 C2 दो कॉलम है. अभी मैंने समझो R1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय R2 ऐसे ऑपरेशन किया. एक रो के एलिमेंट में मैंने R1 के एलिमेंट्स में मैंने 3 इंटू R2 ऐड किया यहाँ पे. तो ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे R1 चेंज होगा, R1 में चेंज होगा, R2 जो है सेकंड रो चेंज नहीं होगा, तो सेकंड रो मैंने लिख लिया. और R1 जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है, R1 प्लस 3R2, मतलब रो 1 का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है 1 प्लस 3 इंटू R2 का पहला एलिमेंट है 3, तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 आएगा यहाँ पे. फिर दूसरा एलिमेंट है R1 का 2 प्लस 3 इंटू R2 का दूसरा एलिमेंट है 4, तो 3 4 जा 12 प्लस 2, दैट इज 14. इसका अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट किया, 10 4 जा 40 माइनस 14 3 जा 42, ये भी -2 आता है, और इसका वैल्यू हमें पता ही है 4 माइनस 6 -2 ही आता है. मतलब आपने अगर ऐसा एक ऑपरेशन किया, एक कौन सा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को उन्होंने बोला कि किसी भी रो में आपने कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दूसरा रो, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ किसी दूसरा रो ये ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है. पहले भी -2 था, बाद में भी -2 ही रहेगा. तो ये वाला प्रॉपर्टी हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं. ओके. अच्छा अच्छा, ये वाला मैंने
डायरेक्टली आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 बता दिया, सॉरी, प्रॉपर्टी 6 बता दिया कि किसी भी रो में दूसरे रो का कांस्टेंट मल्टीपल अगर ऐड किया तो वैसे ही कॉलम का भी हो सकता है। किसी भी कॉलम में सी आई प्लस माइनस के इंटू सी जे, दूसरे किसी कॉलम का कांस्टेंट मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी नंबर 6 हम बार बार यूज करने वाले हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी 4 में ऐसा कहा गया कि अगर हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उतने टाइम डिटर्मिनेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टी 6 था। प्रॉपर्टी 4, इसमें क्या बोला कि ये डिटर्मिनेंट है, समझो इसका वैल्यू हमारा आया -2। अभी इसके हमने समझो R2 सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू R2 किया, तो क्या होगा, ये जो सेकंड रो है उसके दोनों एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो। पहला रो एज इट इज रहेगा 1 2, दूसरे रो R2 जो है वो पहला एलिमेंट है 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 ज़ा 12, और इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, तो 16 माइनस 12 2 ज़ा 24, आंसर आएगा -8। -8 जो है ना, ये -2 का 4 टाइम्स आया है। ओरिजिनल वैल्यू जो था डिटर्मिनेंट का उसका 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है एक रो को। ऐसे ही जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम डिटर्मिनेंट का वैल्यू बढ़ेगा। -2 का 4 टाइम्स -8 आंसर आएगा। तो अगर मैंने आपको ओरली पूछा कि देखो मेरा ये डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 है, इसका वैल्यू -2 है, तो अभी आप ही बोलो कि मेरा ये वाला जो दूसरा डिटर्मिनेंट है इसमें इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आप ओरली बता सकते कि ये 2 और 4 इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है दूसरे कॉलम को, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि C2 को 5 इंटू C2 किया, कॉलम 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए वैल्यू भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आंसर आएगा। ओके, 20 - 30 -10। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। जितने किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना टाइम डिटर्मिनेंट का वैल्यू बढ़ेगा। ओके, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी हम ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि किसी एक रो में अगर ऐसे दो दो नंबर का एडिशन दिया हुआ है तो आप लिखते वक्त ऐसे दो डिटर्मिनेंट में उसको लिख सकते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो पहले डिटर्मिनेंट में जाएगा और दूसरा एडेड एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में जाएगा, और ये बचे हुए दोनों रो सेम ही है, उसको नहीं बदला और बीच में प्लस साइन डाला। तो एक डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ऐसे दो एलिमेंट ऐड करके दिए हुए हैं तो। दैट इज प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 6 अभी हमने देखा, और लास्ट वाला प्रॉपर्टी नंबर 7 ऐसा है, ये जो तीन एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें रो नंबर कॉलम नंबर सेम रहता है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, तो जब भी डिटर्मिनेंट में इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले तीनों एलिमेंट जीरो रहते हैं या फिर ये ऊपर वाले तीनों एलिमेंट जीरो रहते हैं, तो उसका वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलता है ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, A1 B2 C3 इनका प्रोडक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7 का। समझो एक डिटर्मिनेंट मैंने लिया 1 0 0 2 3 0 4 5 6। अभी इसका वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट का वो आएगा ये जो तीन डायगोनल एलिमेंट्स है ना 1 3 6 इनका प्रोडक्ट, सीधे सीधे 18। आप सोचेंगे कैसे, तो अभी देखो कैसे आएगा। इसको अगर हमने सॉल्व किया, इफ वी सॉल्व दिस, तो वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हम क्या करते हैं 1 इंटू डिटर्मिनेंट
3056 माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा और ये आएगा 18 माइनस 0 18। देखो वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट्स का इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो, तो ये प्रोडक्ट आपको आंसर देगा डायरेक्ट। लेकिन इसमें स्पेशलिटी क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले 3 जीरो रहते हैं या फिर कभी कभी ऐसे नीचे वाले 3 एलिमेंट अगर जीरो है, ये तीनों डायगोनल के नीचे वाले 3, तो उस केस में जो वैल्यू है वो इन तीनों का प्रोडक्ट आता है, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। ये है प्रॉपर्टी 7। So all these properties actually we have solved many questions in 11th standard. बाद में application of determinants है क्रैमर्स रूल, उसमें आपको पता है कि 3 इक्वेशन दिए हैं एक्स वाई जेड वेरिएबल, आपने क्रैमर्स रूल 10वीं में भी देखा है 2 वेरिएबल के लिए। तो 3 वेरिएबल के लिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी वाई अपॉन डी, डी जेड अपॉन डी ऐसा मिलता है। तो डी डिटर्मिनेंट डी मतलब आप तीनों कोएफिशिएंट लेते हैं x का, y का, z का, और dx में यहाँ कांस्टेंट लेते हैं x के कॉलम में, dy में यहाँ कांस्टेंट लेते हैं y के कॉलम में, और dz में यहाँ कांस्टेंट लेते हैं और x y z का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्रैमर्स रूल आपने 2/2 के लिए देखा था, ये 11th स्टैंडर्ड में 3/3 के लिए दिया हुआ है। बाद में कंसिस्टेंसी हमने देखा कि तीनों इक्वेशन जो है तीनों लाइन आएंगे और ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से अगर पास होते हैं तो तीनों इक्वेशन कंसिस्टेंट आएंगे, और कंसिस्टेंसी के लिए ये डिटर्मिनेंट 0 आता है। ये डिटर्मिनेंट कैसे आया, तो तीनों लाइन के जो इक्वेशन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 कोएफिशिएंट जो है उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, वो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होंगे तब वो डिटर्मिनेंट 0 आता है। बाद में अगर हमें कोई भी ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उस ट्राइंगल का एरिया आता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और इस ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि कोलिनियर होंगे तो वहां पे ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा। तो ये 4 एप्लीकेशन हमने देखे थे। उसके बाद अगला पार्ट है हमारा मैट्रिसेस, जो कि अभी हम 12th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का जो डिस्कशन है दैट वी विल डू टुमारो। तो कल हम मैट्रिसेस के इनिशियल में बिगिनिंग टाइप्स देखेंगे, मैट्रिसेस डेफिनेशन और टाइप देखेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर के ऑपरेशंस देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स लिख के देता हूँ मैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट टाइप्स, तीसरा पॉइंट ऑपरेशंस, और फिर चौथा पॉइंट जो कि ये सारे 3 पॉइंट जो है वो 11th स्टैंडर्ड में, चौथा पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे इनवर्स जो कि 12th स्टैंडर्ड में है। पहले 3 पॉइंट 11th स्टैंडर्ड में है, so that we will discuss tomorrow. Thank you very much. Bye, see you. Exercise 1, miscellaneous exercise 1 complete कर लो, और डाउट है तो कल पूछ लेना। लॉजिक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए कल, मुझे फोटोज भेजो। चलो सी यू। किसी को कुछ पूछना है?